गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक से हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्रेशन। तो हमने इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का स्टडी करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सर ने बताया है चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से उन्होंने 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। ह्यूमन बीइंग हैज एसेंशियली 7 लेयर ऑफ सप्रेशन डिनोट्स इन द चार्ट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम डाउन अपवर्ड बेस्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, तो जो सर ने 7 लेयर ऑफ सप्रेशन के जो चार्ट बताया है उसमें इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से कौन से ऑर्गन की कौन से लेयर में इम्पोर्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग ही लेयर्स उन्होंने डिवाइड की हुई हैं। दैट इज फ्रॉम स्किन टू नर्वस टिश्यूज। लेट अस सी व्हाट गिव्स देम देयर इम्पोर्टेंस, व्हाई वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, वो उसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, ह्यूमन एग लाइक दैट ऑफ एनी कॉर्डेट एग डिफ्रेंशिएट्स इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, जैसे जो एग होता है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होकर ऑर्गन और सिस्टम बनाता है। बिफोर इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम इट गिव राइज टू 3 मेन जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, तो जैसे वो आगे जाके जब हमारी लेयर्स वो ऑर्गन और सिस्टम बनाता है, उससे पहले जो है उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, और वही लेयर्स जो है आगे जाके हमारे ऑर्गन और सिस्टम को बनाती हैं। तो ये तीनों लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 लेयर्स बनती हैं पहले। द 4th इज ए स्पेशलाइज्ड एक्टोडर्म कॉल्ड न्यूरोडर्म और न्यूरोएक्टोडर्म। एक और लेयर होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है, जो स्पेशलाइज्ड एक्टोडर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोएक्टोडर्म या न्यूरोडर्म। ठीक है, वो जो पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं ना। फिर है फर्स्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया एक्टोडर्म। एक्टोडर्म गिव राइज टू ऑल ऑर्गन्स विच आर इन कनेक्शन और एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी ऑर्गन हमारा कनेक्शन और या फिर हमारे बाहरी इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज्ड होता है, वो सारा हमारा एक्टोडर्म से बनता है। या तो कनेक्टेड होगा बाहरी इन्वायरमेंट से, या डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, या इनडायरेक्ट थोड़ा सा कनेक्टेड होगा। तो इट फॉर्म्स द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब शेप मैन। दिस इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस एंड हेंस फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म जो होती है सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है और सबसे लास्ट में डेवलप होती है एम्ब्रियो में। फिर है सेकंड एंडोडर्म। एंडोडर्म फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी ट्यूब लाइनिंग। तो चार्ट भी निकाल देते हैं। तो ये है सर का जो 7 लेयर वाला चार्ट है, ये हमारी इसी बुक के सबसे लास्ट उसमें इन्होंने अटैच किया हुआ है। तो इसी लेयर्स के बारे में सर बात कर रहे हैं। ये बेबी बना हुआ है पूरा, और ये सारी लेयर्स डिवाइड की हुई हैं सर ने। ये फर्स्ट लेयर है हमारी स्किन वाली, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, ये 7 लेयर्स हैं। तो इसी को हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में। तो जब भी आप ये पढ़ें तो ये चार्ट को खोल के रखें, और इसी के पीछे सर ने जो तो डायग्राम से बताया हुआ है, और इधर सर ने इसको सारी बीमारियों के भी नाम, सारी डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं लेयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी फर्स्ट एंडोडर्म में क्या बताया सर ने? ये ट्यूब, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्यूब की लाइनिंग्स होती हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब लाइनिंग है। ठीक है, ये GIT की हमारी सारी ट्यूब लाइनिंग आएगी इसमें, और यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग आएगी। ये यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग आएगी सेकेंड लेयर में हमारे एंडोडर्म से जो बन रही हैं। और दिस इज ऑल्सो इन कनेक्शन और एक्सपोज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बट इंटरनली। ठीक है, ये भी एक्सपोज होते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बट इंटरनली। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होते। इट इज एज इफ इनसाइड ऑफ इनर ट्यूब ऑफ ए डबल ट्यूब मैन। ठीक है, ये हमारे जैसे वो एक डायग्राम नहीं बताया था जिसमें सर वो ट्यूब सी बताई थी और उसके अंदर एक और ट्यूब थी, तो वैसे उसको बताया है कि इट इज एज इफ इनसाइड ऑफ इनर ट्यूब ऑफ ए डबल ट्यूब मैन। मतलब डबल ट्यूब है, उसमें अंदर वाली ट्यूब है ये जो हमारे एंडोडर्म से बनती है। दिस इज द सेकेंड लास्ट इन इम्पोर्टेंस एंड फॉर्म्स आवर सेकेंड लेयर। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आएंगे इसमें। फर्स्ट ये थी जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थी, इससे पहले फिर हमारी सेकेंड एंडोडर्म वाली जो रीजन वाली है, ये सेकेंड लेयर में, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कम, थर्ड से कम।
फिर थर्ड है हमारा मीजोडर्म, गिव राइज टू द विसरा और पेरेन्काइमा ऑफ द विसरा। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे मीजोडर्म में विसरल ऑर्गन्स आ जाएंगे, पेरेन्काइमा विसरल ऑर्गन्स के जो पेरेन्काइमा, तो इसमें कौन कौन सी हैं? मीजोडर्म में हमारे 2 पार्ट थे ना, हाँ, उसमें मीजोडर्म जो है उसमें 2 पार्ट हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू है और एक विसरल ऑर्गन वाला है। तो जो हमारे विसरल ऑर्गन वाला है उसमें लंग्स, हार्ट, किडनी वो 4th लेयर की हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यू वाले हैं वो सारे 3rd लेयर में आएंगे, जिसमें बोन्स, मसल, कार्टिलेज आ जाएंगी जो कनेक्टिव टिश्यू की हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गन्स अराइजिंग आउट ऑफ द मीजोथीलियल और मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का वही बताया, फिर कनेक्टिव टिश्यू apparently there exists no connection between endoderm derivatives and mesoderm derivatives. This is connection is established by tissue arising out of the mesenchyma of the mesoderm. These tissues are called connective tissue. तो हमारे जो mesoderm में है 2 तरह के हैं, एक visceral organ है और एक connective tissue है। तो connective tissue जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इनमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे? कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड ब्लड, लिम्फ, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, डर्मिस एंड फेशियास एंड कवरिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये सारी हमारी कनेक्टिव टिश्यू वाली 3rd लेयर में आ जाएंगी, ये सारी जो भी हमने बताई। दिस फॉर्म्स द लेयर बिटवीन एंडोडर्म एंड विसरल मीजोडर्म। ठीक है, ये हमारी विसरल मीजोडर्म जो है, जो 4th लेयर की थी, जो ऑर्गन्स थे उसमें, और एंडोडर्म के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू वाला ये पोर्शन आता है, जो सारा हमारा ये सारे ऑर्गन्स बनाता है 3rd लेयर के। ठीक है, फिर है हमारा न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। The neuroendocrine gland are externally the body derived from ectoderm, endoderm और even mesoderm। ठीक है, neuroendocrine gland जो होता है ये externally derive होता है इन तीनों से, but the functional part of it is that is the secretory cell are of either neural crest in origin or neuroectodermal origin। ठीक है, तो जो इसका जो हमारा न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला जो बाहर का जो पार्ट होता है, जो एक्सटर्नली डिराइव्ड होता है, वो इन तीनों लेयर से होता है, बट जो इसका फंक्शनल पार्ट होता है, जो सिक्रेटरी पार्ट होता है, और नाइदर न्यूरल क्रेस्ट इन ओरिजिन और न्यूरोएक्टोडर्म ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 5th वाले में, इसमें आ जाएगा 5th लेयर में। ठीक है, तो सम ऑफ दीज सेल्स आर फाउंड स्कैटर्ड इन वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी लाइक लंग्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, सिक्रीटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो है, ये सेल्स जो होते हैं ये पूरी बॉडी में, वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी में स्कैटर्ड होते हैं, जैसे कि लंग्स में, इंटेस्टाइन में, और बहुत सारी जगह पे, और ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऑल ओवर द बॉडी। दस ऑल दीज विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स वेदर इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एल्सवेयर आर ग्रुप टुगेदर इन एपीयूडी सिस्टम। ये सारा मिला के हमारा एपीयूडी सिस्टम में आ जाएगा 5th लेयर। ये है हमारा 5th लेयर जो एपीयूडी सिस्टम कहलाता है। एपीयूडी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो गया? एमाइन प्रिकर्सर अपडेट डीकार्बोक्सिलेट सिस्टम लेयर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, एमाइन प्रिकर्सर अपडेट डीकार्बोक्सिलेट सिस्टम लेयर। द नर्वस सिस्टम वेयर इट इज द सेंट्रल और पेरिफेरल एंड द ब्रेन आर डिराइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म विच इज ए स्पेशलाइज्ड एक्टोडर्म। अब जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट आ जाता है 6th लेयर वाला, ये 6th लेयर आ गई एपीयूडी सिस्टम के बाद 6th लेयर वाला जो होता है, ये जो होता है हमारा, चाहे सेंट्रल हो चाहे पेरिफेरल हो, ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टोडर्म से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोएक्टोडर्म। द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इज जस्ट लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी। जैसे सिटी की डेवलपमेंट होती है, द सिटी ग्रोज इन ऑल डायरेक्शन ड्यूरिंग द ग्रोथ, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड मेंटेनिंग मटीरियल इज ब्रॉट फ्रॉम the most important market place or source to the less and lesser important peripheral places। जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से सामान हम लेके आ रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस से लेके हम कहाँ पे उसको हर जगह लेके जाते हैं, जहाँ लीस्ट इम्पॉर्टेंट जगहों पर उसको सर्कुलेट करते हैं। सिमिलरली एज द एम्ब्रियो ग्रोज द न्यूट्रिशन इज सप्लाइड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन विच एक्ट एज चीफ सोर्स। ठीक है, तो जब हमारा एम्ब्रियो बनता है तो वो अपने न्यूट्रिशन को सबसे पहले वहाँ पहुँचाएगा जो सबसे ज़्यादा जिसको रिक्वायरमेंट होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, जहाँ पे जिसको हम चीफ सोर्स बोल देते हैं। द फर्स्ट टू फॉर्म इज द प्रोकॉर्डल प्लेट विच रिप्रेजेंट हेड पार्ट। तो सबसे पहले वो कहाँ पे लेके जाएगा? हमारा प्रोकॉर्डल प्लेट पे, जो हमारे हेड के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन क्योर एक्सिस हेड और ब्रेन और अपर पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पार्ट विच आर फॉर्म्ड लेटर।
ठीक है। तो जो प्रोकॉर्डियल प्लेट है वहाँ पे जो हेड पार्ट बनाता है इन क्योर एक्सिस हेड और ब्रेन, और अपर पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा वो वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पहले बनता है और उसके बाद जो है और सारे दूसरे जो हैं वो बाद में बनते हैं। द सिफेलोकॉर्डल एक्सिस फॉर्म डिनोट्स द हायर टू लोअर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल एक्सिस में भी यही शो होता है कि हायर से लोअर लेवल की इंपॉर्टेंस बताता है कि सबसे पहले ऊपर वाला बनता है, फिर सबसे बाद में वो नीचे वाला बनता है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ मीजोडर्म paraxially from inside out and from dorsal to ventral region also denotes the importance in the direction। और इसमें भी जब बनता है एम्ब्रियोस में वो बनता भी उसी हिसाब से है। ठीक है, तो इनसाइड आउट बनता है और फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल बनता है, तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंस और डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ऑल दीज इंडिकेट 4 डायरेक्शन ऑफ क्योर। फर्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, अबव डाउनवर्ड, इनसाइड आउट एंड सेंटर टू पेरिफेरी। जैसे हमारे एम्ब्रियो में बनता है वैसे ही वो चीज़ ठीक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्टोडर्म इज लीस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट फॉर्म्स स्किन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट फॉर्म्स ब्रेन एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो है वो दोनों जगह पार्टिसिपेट करती है, सबसे लीस्ट वाले में भी और सबसे इंपॉर्टेंट वाले में भी। द एंडोडर्म एंड मीजोडर्म गिव राइज टू द ऑर्गन विच आर इन बिटवीन। ठीक है, वो सारे बीच में आ गए हमारे। हाउ ब्यूटिफुली द सर्कल बिकम्स कंप्लीट। ठीक है, एक्टो, एंडो, मीजो, फिर एक्टो। ठीक है, फ्रॉम एक्टो टू एंडोडर्म टू मीजोडर्म टू न्यूरोएक्टोडर्म टू एक्टोडर्म वंस अगेन। ठीक है, ये पूरा सर्कल बन गया। दिस शोज ए कंप्लीट कनेक्शन बिटवीन ऑल टिश्यू फ्रॉम एक्टोडर्म बैक टू एक्टोडर्म। द वर्ल्ड इज राउंड एंड सो इज द एग। द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्किन epidermis arises from ectoderm is at the bottom of the chart, followed by more and more importance level above। ठीक है, जो स्किन है हमारी एपिडर्मिस वो कहाँ से अराइज होती है? एक्टोडर्म से, और सबसे बॉटम ऑफ द चार्ट में हमको मिलती है फॉलोड बाई मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस लेवल अबव। उसके ऊपर सारे और लेवल्स हमको दिखाई देते हैं। एवरी लेयर हैज ऑल्सो सब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस विच आर नॉट शोन इन दिस चार्ट। ठीक है, हर लेयर में जो 7 लेयर्स हैं उसमें हर एक लेयर की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस, सब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस भी है जो चार्ट में नहीं दिखाई गई है। दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड GIT ट्रैक बोथ आर इन द सेम लेवल एंडोडर्म, बट ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज सप्रेशन। ठीक है, अगर एक ही लेयर में अगर सेकंड लेयर की इन्होंने एग्जांपल दिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से अगर GIT की तरफ जा रही है प्रॉब्लम तो वो सप्रेशन होगी, तो उसमें भी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल सब लेवल्स भी हैं। फोर्थ, इमोशनल चेंजेस आर प्रेजेंट इन ऑल लेयर्स। ठीक है, तो इमोशनल चेंजेस तो आपको हर लेयर्स में दिखाई देंगी एज कॉन्कॉमिटेंट्स इमोशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, एंग्जाइटी, डिल्यूजन एक्सेट्रा अराइज फ्रॉम द सिक्रीशन इन द लिम्बिक सिस्टम। और ये सारी कहाँ से हमारी निकल रही हैं? इमोशंस की जो है वो लिम्बिक सिस्टम से हो रहा है सारा कंट्रोल, विच वेरीज with varying biochemical reaction at the hormonal level and neuroendocrine level। ठीक है, ये सारा वेरीज करता है कहाँ से? बायोकेमिकल रिएक्शन से हार्मोनल लेवल पे और न्यूरोएंडोक्राइनल लेवल पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है जो सैडनेस और ग्रीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ACTH जो होता है वो फियर के लिए होता है, एनसेफ्लिन जो होता है, एनसेफ्लिन एंड एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन जो होता है किस चीज़ के लिए होता है? पेनलेसनेस के लिए, जैसे हमारे ओपियम में होता है जिसमें एंडोर्फिन, हाँ, उसको पेन नहीं फील होता, तो वो उसमें ये हार्मोन ज़्यादा होता है। तो कैन बी सिक्रेटेड और डिप्रेस एट ऑल लेवल लेयर्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट इंडिविजुअल एंड हेल्प अस इन इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी जो सारे हार्मोन्स वगैरह हैं ये सारे लेयर्स में हमको दिखाई देंगे और हमारे को इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए। Mind, the 7th layer of suppression, mind is not actually the emotion of love, fear, anxiety, illusion, delusion and hallucination. Affection of mind means affection of basic cell code। ठीक है, तो जो 7 layer है इसमें जो है हमारा जैसे माइंड इज नॉट एक्चुअली द इमोशन ऑफ लव, फियर, एंग्जाइटी, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। माइंड का मीन्स क्या हुआ? अफेक्शन ऑफ बेसिक, हर एक बेसिक सेल का वो इमोशन है। ठीक है, बेसिक सेल कोड है वो। एवरी सेल हैज जेनेटिक कोड विच हैज 2 पार्ट। First is basic cell code common to all living cells and second is inherited code inherited from parents and species। तो basic code जो होता है, basic cell code common to all living cell में क्या है? whether plant, animal और man, ये सभी में सेम होता है। It includes function and properties which are common to all living beings। जैसे जो हमारी basic
चीज़ें बेसिक फिजियोलॉजी को चलाता है, जैसे रेस्पिरेशन है, इंजेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, डिफेंस है, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सब में सेम होएगा, चाहे ह्यूमन्स हों चाहे एनिमल्स हों, सभी में सेम होएगा। ये होता है बेसिक सेल कोड, ठीक है, जो सारे कॉमन लिविंग बींग्स में कॉमन होता है। और सेकंड जो होता है वो इनहेरिटेड कोड होता है। इनहेरिटेड कोड जो होता है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का अलग होएगा इनहेरिटेड कोड, और हर पेरेंट्स के हिसाब से अलग होएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर हम ले लें। दिस इंक्लूड द नेचर, स्ट्रक्चर, टॉलरेंस, ससेप्टिबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारे में इनहेरिटेड कोड में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसका नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा दिखने में, जैसे पेरेंट्स के जैसे ही बच्चे दिखते हैं, उनकी कई सारी आदतें भी बच्चों की पेरेंट्स जैसी होती हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी, टॉलरेंस, ये सारे इनहेरिटेड कोड डिसाइड करते हैं, विच डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। फिर है फिर सर ने बताया एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ट ऑफ 7 लेयर ऑफ सप्रेशन। फिर इन्होंने पूरे 7 लेयर को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, हर लेयर को, 7 लेयर्स को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। Explanation of the chart of 7 layer of suppression. It is noteworthy that disease exhibits symptoms in tissue and organs. जो डिजीज होता है वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है सिम्टम्स को टिश्यू और ऑर्गन में, वेयर द इम्यूनिटी इज इम्पेयर्ड। जहाँ पे भी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होगी तो डिजीज जो होगी अपनी सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, दिखाएगी हमारी टिश्यू और ऑर्गन्स में। ए पर्सन हैविंग इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक शेल शो ए टेंडेंसी टू कफ, कोल्ड एंड कैटार फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अगर उसकी इम्यूनिटी वो हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है किसी पर्सन की रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो फिर वहाँ पर उसको ये चीज़ें दिखने को मिलेंगी, कफ, कोल्ड। If this impairment of immunity shift to GIT, he shall suffer from diarrhea or dysentery frequently. This impaired immunity at local cellular level, and tissue level produces toxins which are transmitted higher and higher through the 7 layer by what is called active trans cell transport, ठीक है। तो हर सिस्टम के हिसाब से होगी तो वहाँ के सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेगी अगर इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो रही है। और यही इम्पेयर्ड इम्यूनिटी जो है अगर लोकल सेलुलर एंड टिश्यू लेवल पे होएगी, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगी। और वही टॉक्सिन्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे हायर से हायर लेवल की तरफ, ठीक है, क्योंकि डिजीज में उल्टा चलता है, क्योर में सीधा चलता है, मतलब डिजीज में ऊपर की तरफ जाएगा और क्योर में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे तो यही टॉक्सिन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे ऊपर की तरफ, डिजीज की तरफ, है ना, फर्स्ट से 7 लेयर की तरफ, थ्रू द 7 लेयर बाय व्हाट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव। क्योंकि एक्टिव है तो इसमें क्या है, एटीपी यूज होएगा, एनर्जी यूज होएगी, इसलिए डिजीज कंडीशन में हमको वीकनेस, डलनेस ये सब फील होती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एक्टिव ट्रांस सेल ट्रांसपोर्ट। दिस एक्टिव transport through cell is done with the help of intrinsic and extrinsic protein in the cell wall। और यही जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है हमारा सेल में, उसके थ्रू होता है, सेल वॉल में जो प्रोटीन होती है हमारी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज ए रूल इज अगेंस्ट ए ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, ये अगेंस्ट ऑफ ग्रेडियंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इसमें एनर्जी लगती है। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एटीपी। एटीपी कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी सेल। दस एवरी टाइम ए डिजीज इज सप्रेस्ड द टॉक्सिन्स आर पुश्ड अपवर्ड, ठीक है, जब भी डिजीज जो होगी वो सप्रेस्ड होगी तो टॉक्सिन कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। द स्टोर्ड एनर्जी एटीपी विच वॉज सपोज टू बी यूज फॉर डेली नेचुरल एक्टिविटी ऑफ द सेल इज यूज्ड अप। तो जो एटीपी हमारे यूज हो रहे थे डेली एक्टिविटी ऑफ द सेल को चलाने के लिए, वो एटीपी हमारा डिजीज को बनाने में यूज होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन्स को ऊपर ढकेलने में यूज होने लगेगा। दिस गिव राइज टू वीकनेस, इसकी वजह से हमको वीकनेस फील होती है। दिस प्रूव द फैक्ट दैट एनी ट्रीटमेंट विच इज accompanied बाई वीकनेस इज लीडिंग टू सप्रेशन, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं और उसके बाद वीकनेस हो रही है तो वो सप्रेशन है। तो जैसे हम एंटीबायोटिक्स में ले लें, उसमें ऐसे ही होता है, जब हम एंटीबायोटिक देते हैं फीवर वगैरह तो ठीक हो जाता है, गला ठीक हो जाता है, डायरिया रुक जाता है, मगर उसके बाद वीकनेस फील होती है पेशेंट को, उसकी भूख मर जाती है, उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो इसका मतलब वो सप्रेशन है। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, सिर्फ एंटीबायोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एलोपैथिक में, होम्योपैथी में भी अगर कोई गलत तरीके से मेडिसिन दे रहा है, उसके सिम्टम्स ठीक हो जा रहे हैं मगर फिर भी उसको जनरल वीकनेस वगैरह फील हो रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, उसकी भूख कम हो गई है, तो वो सप्रेशन है, ठीक है।
Any treatment which produces a sense of well-being with reducing weakness by pushing the toxins downward by enhancing already existing nutritive gradient is proceeding towards cure. ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो प्रोड्यूस करेगा सेंस ऑफ वेलबींग और रिड्यूस करेगा वीकनेस बाय पुशिंग द टॉक्सिन्स, ये जो टॉक्सिन्स थे उनको नीचे की तरफ ले जाएगा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ले जाएगा, और उसमें क्या यूज होएगा, उसका जो नॉर्मल हमारा चल रहा होता है न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट उसकी तरफ प्रोसीड होएगा और वो क्योर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं यूज होती है, वो तो नेचुरली चल रहा है हमारी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योर. Hence a partially similar drug shall remove symptom but produce weakness, but only a right constitutional simillimum shall remove disease and remove weakness, giving a desire and stamina to work. ठीक है, इसीलिए होम्योपैथी में भी बहुत लोग रिजल्ट देते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता, वो तो बोलते हैं कि हमने तो ठीक कर दिया, बीमारी ठीक कर दी, मगर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने बीमारी ठीक करके वो उसको उसकी हायर लेवल वाली बीमारी की तरफ उन्होंने ढकेल दिया है कि क्योर की तरफ किया. तो अगर हायर लेवल की तरफ करेंगे तो उसमें उसको वीकनेस फील होएगी, उसको इससे हम मतलब जज कर सकते हैं कि हमने सही किया कि गलत की, वो ठीक होने के बाद उसकी जनरल फीलिंग क्या है ना, वहाँ से. और राइट सिमिलिमम जो होता है वो हमेशा रिमूव करता है डिजीज़ को, वीकनेस भी उसकी ठीक हो जाती है, डिज़ायर फॉर वर्क आ जाता है उसमें, स्टेमिना टू वर्क आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. डिज़ायर एंड स्टेमिना टू वर्क एंड परफॉर्म डेली कोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन एनी काइंड ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. ठीक है, अगर आपका ट्रीटमेंट सही है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा. इलेबोरेशन ऑफ द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन. अब सर पूरा इलेबोरेट करके बताएंगे हर लेयर को. The chart of the 7 layer of suppression is the compass which when applied can distinguish a right simillimum from a wrong simillimum. ठीक है, इससे हमको पता चलता है कंपास है ये 7 लेयर जो हमको बताता है, डिस्टिंग्विश करता है राइट सिमिलिमम फ्रॉम ए रॉन्ग सिमिलिमम. इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ ascertaining whether a homeopath's prescription is curative or suppressive. ठीक है, ये हमारा बहुत ही अच्छा एक हमारे पास टूल है हमारे कंपास, इसीलिए सर ने बोला इसको कि जो हमको बताएगा कि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो क्यूरेटिव है कि सप्रेसिव. यहाँ से शुरू करना था ना. फर्स्ट लेयर, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन. फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज इज इम्पेयर्ड इम्यूनिटी इन द एक्टोडर्म. फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज इज इम्पेयर्ड इम्यूनिटी इन द एक्टोडर्म. ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कैसे होती है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होएगी एक्टोडर्म में तो हमारे फर्स्ट लेयर वाली प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं. डॉक्टर हैनीमैन सेड द ओरिजिन ऑफ ऑल डिजीज इन सोरा. तो ये ज़्यादातर सोरी की होंगी फर्स्ट लेयर वाली भी. व्हेन इम्यूनिटी इज इम्पेयर्ड एट द एक्टोडर्मल लेवल द डिजीज इज सेड टू बी इन इट्स फर्स्ट स्टेज. It is relatively the outermost of the least important organ of the body. When the immunity at the cellular level here is low or the fighting powers against bacteria and viruses go down. ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है हमारे सेलुलर लेवल पे लो होती है और जो फाइटिंग पावर होती है अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस जो होती है सेल की वो कम हो जाती है. This gives opportunity to these bacteria to attack the cells and tissue that reside here. ठीक है, तो जब इम्यूनिटी उसकी वो हो गई, कम हो गई, पावर कम हो गई, फाइटिंग पावर, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं सेल और टिश्यू पे. दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. यही जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं टॉक्सिन और टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. इन्फ्लेमेशन follows and these ectoderm derivatives are now said to be dysfunctional and hence disease. ठीक है, ये सारा होता है और एक्टोडर्म जो होता है वो डिजीज कंडीशन में आ जाता है. द एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स वेयर द डिजीज में बिगिंस आर फर्स्ट स्किन, एपिडर्मिस. इससे रिलेटेड हमारे क्या क्या हो सकती हैं, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल हैं, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफिलोकोकल, जैसे बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टो और स्टेफिलोकोकल आ गई. इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉन स्पेसिफिक बॉयल्स. ठीक है, ये सारे हमारे स्किन में. एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया. ठीक है, ये भी फर्स्ट लेयर में आती है हमारे. तो इसमें क्या है, एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कंजक्टाइवा और एपिथेलियम ऑफ आइरिस. ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट लेयर में. फिर लेंस ऑफ आई, तो जो कैटरैक्ट वगैरह होता है हमारा, कैटरैक्ट इन फर्स्ट स्टेज जो होता है, कैटरैक्ट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज डिजीज होती है. तो फिर है फोर्थ हेयर.
नॉट हेयर फॉल फ्रॉम रूट, हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आएगी इसमें, नॉट हेयर फॉल फ्रॉम रूट, क्योंकि हेयर फॉल फ्रॉम रूट अगर हो रहा है तो वो डर्मिस में आएगा, क्योंकि हेयर जो है वो नीचे तक होती है ना, उसकी जो जड़ होती है डर्मिस तक गई होती है। फिर है नेल्स एंड इनेमल ऑफ टीथ, ठीक है, नेल आ गए हमारे और टीथ का इनेमल पार्ट आ गया। फिर है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो हमारा ईयर का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो आएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगी, और लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, एनस का जो हमारा लोअर पार्ट आएगा एनल कैनाल वो आ जाएगा। टर्मिनल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का सबसे टर्मिनल पार्ट आएगा। आउटर पार्ट ऑफ वेजाइना, वही सारे जो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है ना। फिर लिप्स, चीक्स, गम्स एंड आउटर पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है, ये सारे हमारे फर्स्ट लेयर की डिजीज आ गई। तो कैटरेक्ट भी हमारा फर्स्ट लेयर का है। कैटरेक्ट को बोलते क्या हिंदी? मोतिया, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते नहीं लोग, एज में हो जाती है जो एजेड लोगों में। तो वी रिमेंबर्ड हियर दैट सोरियासिस एंड लाइकन, जो हमारा सोरियासिस और लाइकन प्लेनस है ये डर्मल ओरिजिन का है, मगर इसका इफेक्ट हमको एपिडर्मिस पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको फर्स्ट लेयर में नहीं लेंगे। ऐसे ही हमारा जो ल्यूकोडर्मा है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है मिलेनोसाइट्स की, जिसकी ओरिजिन कहाँ पे होती है, एपीयूजी सिस्टम में, तो वो इसको भी हम फर्स्ट स्टेज में नहीं लेंगे। दे आर नॉट फर्स्ट स्टेज एक्टोडर्मल डिजीजेस। डिजीज और सिम्टम्स विच अकर्स इन फर्स्ट स्टेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मियाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेज के मियाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल उसके हिसाब से देखते हैं। सोरिक इंडिविजुअल में क्या क्या आएंगे फर्स्ट स्टेज में, बॉयल्स, रैश, एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एप्थेओटाइटिस एक्सटर्नल। साइकोटिक इंडिविजुअल्स, वार्ट्स, कॉन्स, टीनिया, रिंगवर्म्स, ब्लेफराइटिस, थ्रश, ओटाइटिस इंटरना, ठीक है। ये साइकोटिक इंडिविजुअल में फर्स्ट स्टेज की डिजीज इस तरह से देखने को मिलेंगी आपको। तो हमारे जो ये वार्ड्स वगैरह हैं तो ये सारे हमारे फर्स्ट लेयर में आएंगे। टीनिया या फिर रिंग वर्म्स हो जाते हैं लोग को, ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस पता है क्या होता है, आईलैशेस में जो, हाँ। और थ्रश हो गया, ओटाइटिस इंटरना हो गया, जो हमारे ईयर में जो प्रॉब्लम आती है ओटाइटिस इंटरना में। फिर है थर्ड साइकोटिक इंडिविजुअल, सिफिलिटिक इंडिविजुअल्स में क्या देखने को मिलेगा आपको फर्स्ट लेयर में, अल्सर्स, अनइवन जेड एजेस, क्रैक्स, कॉर्नियल अल्सर्स, डिन्यूड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड ईयर ड्रम रप्चर्स, ठीक है। ये सारे हमारे सिफिलिटिक दिखने को मिलेंगे। अब जैसे तेरे ये हाथ पे है जो ये क्रैक्स पड़ते हैं ना इसमें, तो ये सिफिलिटिक उसमें आएगा, फर्स्ट लेयर का सिफिलिटिक प्रेजेंटेशन है ना। एज, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन सफर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम डिजीजेज ऑफ एक्टोडर्म, ज्यादातर बच्चों में आपको इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ए पेशेंट विद स्किन इरप्शंस और क्रैक्स विद बर्निंग बेटर बाय वार्मथ, कैरेक्टरिस्टिक sticky discharge with scab covering it may be treated by different homeopaths differently. One will prescribe graphites because of the sticky discharge, the other will give Mesareum 30 looking at the scab, or third will give sulfur just because the patient has psora and has burning. A fourth will differ from all of these. Give arsenic 200, saying that burning better by warmth is a characteristic of arsenic album. Hence, it has to be cured. ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो है ये है क्योर में आएगा, क्योंकि इसने पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक देख के वो देख के दी है मेडिसिन। ऑब्वियसली ऑल दिस प्रिस्क्राइबर वाउच फॉर देयर प्रिस्क्रिप्शन एंड गारंटी द रिजल्ट एज पर देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। Certainly, the follow-up after a month is encouraging, with the skin eruption receding and finally residual eruption still remaining. The patient is told to increase the dosage from 3 times a day or 4 times a day, filling with the prescriber hikes up the potency to 1000, 10 m, cm, change to frequent repetition of 50 millismol potency, and lo behold, the patient after all these hammerings is bound to be free of the initial complaint, bearing perhaps a few symptoms which have cropped up like indolence, sleep disturbance by fearful dreams, and bowels not clear. The patient is extremely happy that his homeopath has got rid of his chronic ailment which his allopathic counterpart was not able to achieve. The homeopath is also happy at his success, and more so that his way of practice is result oriented. A few days later the same homeopath, मतलब ये सारी चीज़ें उसने की, ऐसे ऐसे करके रिजल्ट तो मिल गया, वो दब गई स्किन की, मगर
और दोनों खुश भी हो गए, डॉक्टर भी और पेशेंट भी। मगर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, फ्यू डेज लेटर द सेम homeopath when confronted by a same patient now having full faith in him blames pollution for his rhinitis and promises to cure him as he did his skin। ठीक है, वो सेकंड लेयर पे पहुंच गई, राइनाइटिस बन गया वो, और पेशेंट को भी बड़ा ये था, फेथ था अपने डॉक्टर पे कि उसने मेरी स्किन ठीक थी तो ये भी चीज़ ठीक कर देगा। तो वो भी वहाँ पे जाता है और डॉक्टर भी बड़ा उससे बोलता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपका मैं ये भी ठीक कर दूंगा। तो उसने फिर क्या किया, एंड promises to cure him as he did his skin। either Allium cepa or Euphrasia or Aurum trifolium or Solanum lycopus is repeated 3 to 4 times a day for a number of days to find the patient again free of sneezing and coryza। ठीक है, वो चीज़ भी ठीक कर दी उसने, सप्रेस कर दी। A few days later the patient comes with cough and super added breathlessness। ठीक है, अभी वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की थी प्रॉब्लम, छींकें वगैरह आती थी, उसको एलर्जी हो गई थी। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे फिर नीचे को जा रही है बीमारी, और उसको क्या हो गया, कफ और ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई। नाउ द पेशेंट इज कंसोल्ड बाय द होम्योपैथ एज बीइंग विक्टिम ऑफ हेरिडिटरी अस्थमा विच हिज फादर और मदर और टू हैव सफर्ड। फिर उसने क्या किया, बोला कि भैया आपकी उसमें है हेरिडिटरी में, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। तो फिर your parents could have suffered from TB if not asthma is the main argument put forth by the homeopath। Some patients, especially children, after treatment of skin eruption may develop acute spasmodic pain in abdomen instead of respiratory tract infection problem। कई बार क्या होता है, बच्चों में सीधा स्किन के बाद सीधा पेट की प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेटरी भी नहीं आती, सीधा GIT में पहुंच जाती है, स्पास्मोडिक पेन शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। द डिजीज हैज़ नाउ, मतलब सेकंड लेयर में चली गई और डीपर। सेकंड लेयर में भी रेस्पिरेटरी वाली थोड़ी लोअर उसकी है, GI वाली ज़्यादा डीप है। द डिजीज हैज़ नाउ ट्रेवल फ्रॉम एक्टोडर्म स्किन टू एंडोडर्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ, अच्छा ये चीज़ मैंने एक यहाँ पे गलत बोल दी। फोर्थ विल डिफर फ्रॉम ऑल दीज, गिव आर्सेनिक एल्बम सेइंग दैट बर्निंग बाय वर्म्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर एंड हेंस इट हैज़ टू क्योर। ठीक है, ये मतलब सारे ही गलत हैं जो जिस तरह से इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन की ना, हमने ओवर पूरा सारा कुछ लेके देना है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक और उस पर नहीं देना। तो कुछ समझ आ गया था इसी टाइम पे, मगर मैंने बोला फिर खत्म कर लूँ फिर बताती हूँ। मतलब आर्सेनिक मेडिसिन नहीं थी। हाँ, मतलब ये इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है आपने। उनका कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ एक चीज पे पूरा ओवरऑल आपने लेना है। आपको अगर कुछ पिक्यूलियर PQRS मिल रहा है वो भी लीजिए, मगर उसके साथ साथ उसके मियाज़म भी लीजिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी लीजिए, उसका बिहेवियर भी लीजिए। सब कुछ अगर मैच हो रहा है, एक दो चीजें नहीं हो रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई रूब्रिक्स हम लगा रहे होते हैं, उसमें से सारी रूब्रिक्स नहीं मैच हो रहे थे, मगर 70-80% मैच हो रहे होते हैं। तो कई बार हमारी भी तो अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है ना रूब्रिक करने की। तो वहाँ पे ये चीज़ वो बता रहे हैं कि इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी। फिर है सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन। अब हम सेकेंड स्टेज का पढ़ेंगे, एक्टोडर्म टू एंडोडर्म। एक्टोडर्म से अब एंडोडर्म में आ गई डिजीज। डिजीज इज सेड टू बी इन सेकेंड स्टेज व्हेन सिम्टम्स मैनिफेस्ट इन द एंडोडर्मल डेरिवेटिव सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम, gastrointestinal tract epithelium, urinary tract epithelium, urinary bladder epithelium, epithelium of gallbladder and extra hepatic duct। gallbladder and extra hepatic duct की भी epithelium, ठीक है। और एंडोडर्मल सेल ऑफ लिवर पैरेन्काइमा, जो हमारा लिवर पैरेन्काइमा है उसका एंडोडर्मल सेल ऑफ लिवर का पैरेन्काइमा जो है, ठीक है। हियर द डिस्टर्बेंस इन फंक्शनल एलिमेंट दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एंडोथेलियम एंड नॉट इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट और पैरेन्काइमा। यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो कहाँ किन चीज़ों में हो रही है, फंक्शनल एलिमेंट पे हो रही है, जो क्या है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन एंडोथेलियम है, एंड नॉट इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट और पैरेन्काइमा। स्ट्रक्चरल और पैरेन्काइमा उस पर नहीं हो रही है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन एंडोथेलियम पे हो रही है, मतलब लेयर्स है ना बेसिकली, इसमें लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स पे हो रही है इसमें। नो डिजीज लाइक पल्मोनरी कॉट्स डिजीज बोलते हैं ना, कॉट्स डिजीज जो होती है KOCH। एटिलैक्टेसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर्स विच आर एसोसिएटेड विद द पैरेन्काइमा डू नॉट कम इन दिस लेवल। ये चीज को ध्यान में रखना कि जो ये डिजीज है इस तरह की, पल्मोनरी कॉट्स हैं, एटिलैक्टेसिस है, क्रोनिक रीनल फेलियर्स हैं, ये सारी पैरेन्काइमा से रिलेटेड हैं, इसलिए ये सारी बीमारियां हमारी सेकंड लेयर में नहीं आएंगी।
पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो गया, तो हमने ये सारी बीमारियां इसमें नहीं लेनी सेकेंड लेयर में। इसमें हमारे लाइनिंग्स हैं बेसिकली, रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की एपिथेलियम, यूरिनरी ट्रैक की भी एपिथेलियम, गॉल ब्लैडर की और एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट की एपिथेलियम, और एंडोडर्मल सेल लीवर पैरेन्काइमा का बस। डिजीज और सिम्टम विच अकर्स इन सेकेंड स्टेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मियाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें मियाजम के हिसाब से देखेंगे सोरिक इंडिविजुअल में किस तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी हमको सेकेंड लेयर की। एक्यूट राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस। ठीक है, ये सारी आइटिस इसलिए आ रही है क्योंकि लाइनिंग है और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। ड्राई कफ, एल्वियोलाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, डाइसेंट्री, एंट्राइटिस, एसिडिटी, एंटेरिक फीवर और एपेंडिसाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारी हमारी सोरिक उसमें आ गई। साइकोटिक में क्या आ जाएगी? नेजल पॉलिप्स, डीएनएस, ठीक है, अस्थमा, लैरिंजियल नोड्स, पॉलिप्स एंड नोड्स, ग्रोथ हो गई सारी, इसमें ग्रोथ आ गई। अस्थमा, क्रॉनिक किटार, गॉल स्टोन्स, ट्यूमर, पॉलिप्स, ग्रोथ, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड गोनोरिया, ये सारी हमारी साइकोटिक में आ गई। फिर सिफिलिटिक में डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक, ब्लडी कैटार, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर्स बन गए ना, डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई। क्रॉन्स डिजीज और इंटूसेप्शंस और अल्सर्स। ठीक है, तो सिफिलिटिक इंडिविजुअल्स में भी हमने देख लिया ये सारी बीमारियां। और एज के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 1 ईयर टू टीन एज आर मोर प्रोन टू एंडोडर्मल अफेक्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर है द पेशेंट इज नाउ पुट ऑन एंटिमटाट फॉर कटार और आर्सेनिक एल्बम ब्लाटा एज ए ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, ये सारे अगर आप दे रहे हो तो वो एक तरह से जैसे एलोपैथिक दवाइयां काम करती हैं वैसे ही काम करेगी। इट इज रेयर दैट द पेशेंट ऑन सच अ ट्रीटमेंट एवर रिस्पॉन्ड फेवरेबली। Hence, the homeopathic physician advises to take help of ethylene syrup or tablet, thiopurant, decadron or a pump when his attack is really bad. ठीक है, कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी ऐसे दे देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि आप ले लीजिए। If the homeopath manage to relieve him with any such homeopathic medicine given 3 times a day or with gradual increasing potency, he notes it down and publishes it as his greatest achievement, even though the patient himself say, I have no attack of breathlessness since last few days, but I find myself short of breath when I ascend stair, which was not so before. I hardly have the will to get up in the morning, least of all to go for work. All my joints ache. Of late, I also get headache. The patient is now going in for 3rd stage of suppression. ठीक है, वो चीज़ ठीक कर दी और ये सारी प्रॉब्लम्स ले आए, तो फिर वो 3rd स्टेज ऑफ सप्रेशन तक पहुंच गया। फिर है 3rd स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन। डिजीज इज सेड टू बी इन 3rd स्टेज व्हेन अफेक्शन मैनिफेस्ट इन द मीजेनकाइम डिराइव्ड मेसोडर्मल टिश्यूज। ठीक है, 3rd लेयर में क्या आएगा हमारा? mesenchyme derived from mesodermal tissue, that is connective tissue. Connective tissue, as the name suggests, act as a missing link or connection between endodermal epithelium and mesodermal viscera. ठीक है, तो एंडोडर्म जो सेकेंड लेयर की थी एपिथेलियल लाइनिंग, वो अगर हमारे मेसोडर्मल विसरल ऑर्गन को कैसे कनेक्ट कर रही है, वो हमारा बीच में आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। आया समझ? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सोमाइड्स एंड कवरिंग्स। ठीक है, इसमें सारे हमारे सोमाइड्स एंड कवरिंग्स आ जाएंगे। द 3 कवरिंग्स आर डर्माटोन गिव राइज टू डर्मिस आउटरमोस्ट, मायोटोन गिव राइज टू मसल इंटरमीडिएट, स्क्लेरोटोन गिव राइज टू बोन एंड कार्टिलेज इनरमोस्ट। ये 3 आ जाएंगे हमारे सोमाइड्स। डर्माटोन जो हमारा डर्मिस का है, जो डर्मिस बनाता है, आउटर मोस्ट होता है ये। मायोटोन जो होता है हमारा मसल्स बनाता है, ये बीच में होता है इंटरमीडिएट। और स्क्लेरोटोन जो होता है वो क्या बनाता है? बोन्स एंड कार्टिलेज, जो इनर मोस्ट होता है। अलॉन्ग विद दीज द फेशियास, टेंडन्स एंड एपोन्यूरोसिस, कार्टिलेजेस, बस्से ऑफ ज्वाइंट्स, लाइनिंग मेसोथीलियम,
ब्लड सेल्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम द मेसेनकाइम। ठीक है, ये सारे भी हमारे इसमें आ जाएंगे, फेशिया, टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस, कार्टिलेज, बर्से ऑफ जॉइंट्स, ये सारी। ठीक है, जो हम बोल देते हैं ना कि आपकी ग्रीस खत्म हो गई है, वो सब हमारे इस लेयर में आएगी, जॉइंट्स के बीच की। डिजीज और सिम्टम विच अकर्स इन द थर्ड स्टेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मियास्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे थर्ड स्टेज में सोरिक इंडिविजुअल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? अर्थराइटिस, साइनोवाइटिस, बैक पेन, रूमेटिक नी पेन, फॉलिंग हेयर। अब यहाँ पे आ जाएगा हेयर फॉल, डर्मिस का, डर्मिस है ना इसमें, थर्ड लेयर की है जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो जड़ से निकलते हैं बाल जिनके। साइकोटिक इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा? क्रॉनिक अर्थराइटिस, लैरेंजियल कॉर्ड इन्फ्लेमेशन, सोरियासिस एंड लाइकन प्लेनस। सोरियासिस आ गई इसमें हमारे थर्ड लेयर में। और फिर है सिफिलिटिक इंडिविजुअल में रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्ट्रक्शन, पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड, सिफिलिटिक अर्थराइटिस एंड सोरियासिस। ये हमारी थर्ड लेयर के सिफिलिटिक इंडिविजुअल में दिखेंगी। Age 20 to 40 years age people are prone to third layer of affection. The patient's backache and joints pain being better, he starts complaining of headache, breathlessness on exertion. ठीक है, बैक पेन और जॉइंट्स पेन उसकी ठीक हो रही है और उसको क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है और ब्रेथलेसनेस हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है। तो सही है कि गलत है? गलत है। हाइपरटेंशन हो गया, उसको हेडेक हो रहा है, बीपी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है, फोर्थ लेयर की प्रॉब्लम पहुंच गई। These are sure short signs that the patient is now going in for hypertension. After measuring BP, he is labeled as hypertensive and told categorically that he is now to accept that he is a potential heart patient and has to be dependent on allopathic antihypertensive medicines. The patient has now entered the fourth stage of suppression. कितने अच्छे से सारी चीजें समझाई हुई है ना? डर ही लगता है प्रेस्क्राइब करने में। डरना चाहिए, यही तो नहीं करते होम्योपैथिक डॉक्टर, बस कुछ भी दे रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होता, हम तो क्योर कर रहे हैं, हम तो बीमारियां ठीक कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, चाहे पर्टिकुलर से दो चाहे थेरापेटिक से दो। ये सब चीज़ों का आंसर है इस बुक में। जो ये डिबेट्स चलती है ना कि हम तो पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हैं, हम तो पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट से मतलब है पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हो कि तुम उसको मौत दे रहे हो? ये भी तो देखो ना, रिजल्ट तो एलोपैथिक वाले भी दे रहे हैं, वो भी तो सप्रेस ही कर रहे हैं। और एक सेफ साइड हो जाता है कि भाई होम्योपैथी के तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होते, पता ही नहीं है लोगों को कितने भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज। डिजीज इज सेड टू हैव रीच्ड प्रोग्रेस टू द फोर्थ स्टेज व्हेन अफेक्शन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन द एंडोथेलियम एंड मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज में हमारी वो डिजीज आएंगी जो बनती है हमारी एंडोथेलियल मेसोडर्मल डेरिवेटिव से। मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स आर लंग पैरेन्काइमा, किडनीज, मसल्स विच फॉर्म्स द ट्रैकिया, angioblastic tissue products, that is heart, blood vessels. Beside these, all the viscera covering, that is pleura, peritoneum, pericardium, dura mater, pia mater, spleen, liver, capsule, fibrous tissue disease. थोड़ा सा रहता है। Diseases और symptom which occurs in fourth stage are different in different miasmatic constitution. सोरा में क्या क्या दिखेंगे हमको फोर्थ स्टेज की डिजीजेस? एंजाइटी, एंजाइना, हाइपरटेंशन, मायोकार्डाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, नेफ्राइटिस, एल्वियोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड प्लेउरेसी। ठीक है, साइकोटिक में स्टिनोसिस, जिसमें वो पतला हो जाता है ना, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, फाइलेरिया, नेफ्रोसिस, बेनाइन लंग ट्यूमर्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, थिकनिंग ऑफ प्लूरा। सिफिलिटिक में वेरिकोज अल्सर्स, प्रोलैप्स ऑफ वॉल्स, हार्ट इन्फाक्शन, हॉटकिंस डिजीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एम्फाइसेमा एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और ट्यूबरकुलोसिस। एज इसमें 30 से 50 ईयर्स। द पेशेंट हु इज put on specific treatment of above complaints, cardiac tonics, antihypertensive or on combined allopathic or homeopathic treatment gradually develops diabetes और thyroid problems. अब देखो इन्होंने सिर्फ
कंबाइंड एलोपैथिक ही नहीं लिखा है, कंबाइंड होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक दोनों लिखा है, तो उनकी वजह से ये हमारा थायराइड तो एपीयूडी सिस्टम का हो गया। हाँ, 5th लेयर ग्रेजुअली अगर वो लेते रहेंगे ये दवाइयाँ कंबाइंड एलोपैथिक होम्योपैथी इन चीज़ों के लिए, हाइपरटेंसिव या कार्डियक टॉनिक वगैरह लेते रहेंगे, तो उसके बाद फिर ये जो बीमारी है हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, डायबिटीज़ और थायराइड प्रॉब्लम है 5th लेयर में पहुँच जाएगी एपीयूडी सिस्टम। हमने 4th लेयर तक कर लिया है, अब नेक्स्ट वाले में हम 5th 6th 7 3 लेयर्स और बची हैं, डिटेल में फिर हम वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।